हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल में रंजना। आज मैं आपको कल जहाँ भी वीडियो लिखी थी उसी के जस्ट आगे से लेके चलती हूँ। कल के वीडियो में हमने देखा कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन को देखा, कैसे होता है, कितना % होता है, प्लांट के किस भाग से होता है, ये चीज़ें हमने देखा। आज हमारा जो है उसमें से एक मेन जो ट्रांसपैरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन की अगर हम बात करें तो यानी कि वो ट्रांसपैरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर है फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए अपनी जड़ों के द्वारा अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। अगर आप एक प्लांट सिस्टम को पढ़ने जाए तो सबको पता है कि सबसे पहले किसी भी प्लांट सिस्टम में क्या होता है, रूट होता है, रूट हेयर होता है, एंड रूट होता है, एंड देन स्टेम, एंड देन लीफ होता है। ठीक है, ब्रांचेस तो होती है, वो तो बात है, इतने पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सबको पता है कि प्लांट्स अपने रूट के थ्रू जल का वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब प्लांट्स को अगर आप ले लेंगे बेटा, तो देखिए जो प्लांट्स का जो रूट है, ठीक है, प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर होता है। तो जो रूट हेयर है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सबसे पहले ये रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद जब आप रूट्स का ट्रांसफर सेक्शन का कट करके देखेंगे तो आपको रूट्स में क्या है, कॉर्टेक्स पोर्शन दिखाई देता है, जिसको हम हिंदी में वल्कुड बोलते हैं। तो जैसे ही प्लांट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्टेबल पॉइंट है। तो जब प्लांट्स के जो रूट हेयर है वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके रूट हेयर को देते हैं, तो ये रूट हेयर इस पानी को भेज देते हैं सबसे पहले कॉर्टेक्स वाले भाग में अपने, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स वाले भाग से होते हुए ये पानी कहाँ चला जाता है, आपका जाइलम वेसल्स में, ठीक है। जाइलम वेसल्स सबको पता है कि प्लांट में खनिज लवण और जल को पौधों की जड़ों से पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और फूड जब आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड तक प्लांट्स के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम को अगर हम देखेंगे तो जाइलम एक टिश्यू है, तो वो 2 सेल से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। वेसल्स और ट्रैकिड्स 2 सेल से मिलकर बना होता है जाइलम टिश्यू, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं जाइलम टिश्यू जो है 2 सेल से मिलके बना होता है। अब हम प्लांट सिस्टम दिखा देते हैं, कितने सेल से मिलके बनाता है, 2 सेल से। पहला जो होता है आपका क्या होता है, वेसल्स होता है, पहला क्या है, वेसल्स होता है। दूसरा क्या है बच्चा, ट्रैकिड्स, दूसरा आपका है ट्रैकिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि पहले जो वाटर और मिनरल्स को जब रूट हेयर एब्सॉर्ब करता है तो ये भेज देता है कॉर्टेक्स पोर्शन, उसका सेल का जो कॉर्टेक्स पोर्शन है वहां पे। अब कॉर्टेक्स से ये वाटर जाता है जाइलम वेसल्स में, यानी कि जाइलम के किस वाले सेल में जाता है, तो वेसल्स वाले पार्ट में जाता है। उसके बाद वेसल्स एंड ट्रैकिड से होते हुए यह जाइलम जो है रूट के थ्रू क्या है, पत्तियों तक क्या है, पहुंच जाते हैं, यानी कि प्लांट सेल्स के लीफ तक यहाँ से पानी पहुंचता है। फिर से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही रूट हेयर वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब करने के बाद उसे कॉर्टेक्स में भेजता है। कॉर्टेक्स के बाद वो वाटर और मिनरल्स जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड से होते हुए क्या है, जाइलम कोशिकाओं के द्वारा पत्तियों की, ठीक है, पत्तियों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर वहाँ पे जाके होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को जितने वाटर का रिक्वायरमेंट्स है, प्लांट्स इस पौधा जो है उतने वाटर को यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। लेकिन आपको पता है कि जितना पौधे जितने जल का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, वो सारे के सारे जल जो है यूज़ नहीं होते हैं,
उसमें से कुछ ही % वाटर का वो यूज़ करते हैं, बाकी सारे क्या है वेपराइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वही कह रहे हैं कि जितने की इनको रिक्वायरमेंट है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ वाटर्स है वो कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो ये तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रोसेस को हमने देखा, ठीक है। जाइलम वेसल्स ट्रैकिड से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पत्ती को जितने पानी की जरूरत है उस पानी का वो यूज़ करेगा, नहीं तो वो बाकी सब ट्रांसपेरेंट होगा। तो आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंट कैसे होता है। ओके, ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर, आइए हम देखते हैं कि जैसे ही ये वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो कि जाइलम वाले पार्ट में जाता है, ठीक है, जाइलम सेल्स में। तो अब आपको बताइए जाइलम सेल्स में जब वाटर का जो, इसको हम थोड़ा रब करते हैं, ठीक है। जाइलम सेल्स में क्या है, फिगर हटाते हैं। अब जाइलम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ लीफ है, ठीक है। तो ये जाइलम वेसल्स यहाँ पे होगा, जाइलम सेल। तो ये बताइए जाइलम सेल में जो है टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा। टर्गर प्रेशर यानी कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर मिनरल ज़्यादा होगा, और जबकि यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो अब जैसे यहाँ पे जाइलम, यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे जाइलम सेल में वाटर की मात्रा, जल की मात्रा अधिक होने की वजह से इस कोशिका की, जाइलम कोशिका की स्फीति दाब जो है, स्फीति दाब, स्फीति दाब ज़्यादा होने की जो है इसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब भैया यहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से वाटर जो है लीफ में चला जाएगा। तो यहाँ से जब ये पानी जो है अधिक होता है, इसलिए यहाँ से जल जो है और मध्योतक कोशिका, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेजोफिल सेल में क्या है, यहाँ पे जल प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। यानी कि जब जल का अवशोषण हो रहा होता है तो वाटर जो रूट से होते हुए लीफ के तरफ जाता है, तो यहाँ पे जो टर्जिडिटी है, टर्जिडिटी यानी कि स्फीति दाब जो है, टर्गर प्रेशर, वो जो है मेजोफिल से यानी कि पत्ती की कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका में स्फीति दाब कम होती है देन कंपेयर टू जाइलम वेसल्स। क्यों, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स वाटर जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, वाटर यहाँ पे है तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे इनकी मात्रा अधिक है, यहाँ कम है, तो यहाँ से ये यहाँ फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जल होता है। अब देखिए यहाँ से कैसे यहाँ जाता है। तो अब एक प्रोसेस देखा जाए तो जाइलम सेल्स में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है वाटर मेजोफिल सेल्स में एंट्री करती है, ठीक है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। तो आपकी जो पर्ण मध्योतक कोशिका है वहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान अधिक होता है। अब देखिए दिख रहा है ना, एक फिगर को लेंगे बनाएंगे तो देखिए इंट्रा सेलुलर स्पेस ज़्यादा है। अब आप बताइए जब इंट्रा सेलुलर स्पेस ज़्यादा है तो इसमें वायु की मात्रा भी अधिक होगी, एयर कैविटी है ना। इंट्रा सेलुलर जो पर्ण मध्योतक कोशिका एक लीफ है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो जब काट करते हैं तो इनमें जो है मेजोफिल सेल्स में इंट्रा सेलुलर स्पेस बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मेजोफिल सेल्स में वाटर जो है यहाँ से मेजोफिल सेल्स से इसमें एंट्री करता है, यहाँ पे वाष्पीकरण के बाद इस सेल से, ठीक है, मेजोफिल से वाष्पीकरण के बाद जल जो है इंट्रा सेलुलर स्पेस में पहुँचता है। उसके बाद ये जल आपका पहुँच जाता है द्वितीय प्रक्रिया में स्टोमेटा के थ्रू वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बस सुनना आगे। अब आप एक ये जो फिगर है एक एक लीफ लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे सेल का, तो कुछ ऐसा मेजोफिल देखे जाएंगे, उसके मेजोफिल सेल्स का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले जो जल है रूट हेयर अब्जॉर्ब करता है, तो उस जल को कहाँ भेजता है, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से जल जाता है जाइलम सेल में। जाइलम जो टिश्यू है ये 2 टाइप्स का होता है। अब हम यहाँ पे एक हटा दिए हैं, जाइलम कॉर्टेक्स से जाइलम टिश्यू 2 टाइप, ट्रैकिड्स और वेसल्स, वहाँ पे लिखा था
ट्रैकिड्स और वेसल से ये जल जो है जाइलम सेल्स से होते हुए जाएंगे ये पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के पास, यानी मीजोफिल सेल के पास। अब जैसे ही ये जल मीजोफिल सेल के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ कंपैरिजन होने लगता है तो जो यानी कि जो आपका जाइलम सेल है वहाँ पे टर्गर प्रेशर, ठीक है, यानी कि टर्जिडिटी, स्फीति दाब क्या होती है, अधिक होती है। किसके कंपेयर में, मीजोफिल सेल की तुलना में। तो यहाँ से जल तुरंत क्या है, मीजोफिल सेल में एंट्री कर जाता है, ठीक है। मीजोफिल सेल में जल एंट्री कर जाएगा, ठीक है। अब जब मीजोफिल सेल से कुछ जल क्या है प्रेशर बनता है जा रहा है तो वाष्पीकृत होके क्या है आपका इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाते हैं। एक हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंचते हैं। अब चूंकि इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ भाई जगह रहेगा वहाँ एयर फ्लो आएगा ही, ठीक है। तो ये इसको इसलिए इस वाले पार्ट को एयर कैविटी भी कहते हैं। फिर यहाँ से देखो, पहले यहाँ से जल निकला, वाष्पीकृत होकर किस में पहुंचा, इंटरसेलुलर स्पेस में। फिर इंटरसेलुलर स्पेस से जल जो है स्टोमेटा के थ्रू क्या है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या है इवॉल्व हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस, यानी कि आप दो स्टेप देखे हैं। एक बार जल जो है जाइलम सेल से मीजोफिल सेल्स में एंट्री कर रहा है, फिर मीजोफिल सेल्स में टर्जिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ से फिर इंट्रासेलुलर स्पेस में जा रहा है। इंट्रासेलुलर स्पेस के बाद तब वो जो है स्टोमेटा में एंट्री कर रहा है। तो ये है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। बात समझ में आ गई। तो अभी हम इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा रंध्र क्या होता है। अभी तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन सब पढ़े हैं कि देखिए यहाँ जल क्या है निकल के जा रहा है, तो ये रंध्र क्या है, क्यों रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, क्या कारण है, ठीक है। उसके अलावा देखिए दो फिगर, ये अगर फिगर को मैंने कल पिछले वीडियो में समझाया है। इसके बाद देखिए ये जो है CO2 जा रहा है फॉर द फोटो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ से वेपर के फॉर्म में ट्रांसपायरेशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन गैस जो है आपका निकल रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ओके। चलिए अगर अब हम एक स्टोमेटा का फिगर देखने चले तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि एक प्लांट लीजिए, इस प्लांट को मैंने लीफ नहीं लिया है, डायरेक्ट स्टोमेटा का फिगर ही बनाया है। तो अगर एक स्टोमेटा को देखने चले हमें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। स्टोमेटा की बात करें तो देखो हर स्टोमेटा में एक पोर होता है, एक छिद्र होता है। चाहे कोई भी एक स्टोमेटा उठा रहे हैं तो हर स्टोमेटा में, हर रंध्र में एक छिद्र होता है जिसे रंध्र छिद्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटल पोर कहते हैं। जिसमें देखिए आपको ये स्टोमेटल पोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टोमेटल पोर होता है और ये जो पोर होता है वो जीवित होता है, लिविंग होता है, ठीक है। ये पोर क्या होता है, लिविंग होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए जो ये स्टोमेटल पोर है ये डबल लेयर से घिरा होता है। देखो स्टोमेटल पोर बाह्य लेयर, अंदर लेयर, ठीक है। ये चारों तरफ से बड़ा ये हार्ड कवरिंग से ढका होता है। इस हार्ड कवरिंग को ही हम गार्ड सेल या रक्षक कोशिका कहते हैं, यानी कि जिस चारों तरफ से एक बड़ा ही कोशिकाओं से ये घिरा, बाह्य त्वची कोशिकाओं से ये घिरा होता है, जिसे हम गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिका कहते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स होता है वो, इसका जो स्टोमेटल पोर का जो बाहरी लेयर होता है वो क्या होता है, पतला होता है, और जो अंदर का लेयर होता है काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। स्टोमेटा में क्या है आपका न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, ये सारी चीज़ें, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें क्या है स्टोमेटा में पाई जाती है, ठीक है। इसके चारों तरफ देखिए कि बड़ी लंबी लंबी सेल्स क्या है घिरी होती हैं द्वार कोशिकाओं के चारों ओर। बाह्य त्वची कोशिका देखिए लगा हुआ है ना, बाह्य त्वची कोशिका ये जो लगा हुआ है जैसे सब्सिडरी सेल या फिर हम इनको गॉड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये था आपके रंध्र की एक संरचना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि अगला देखते हैं क्या है, रंध्र कैसे किसी पत्तियों में वितरण होता है, किस पौधों के ऊपर कितना रंध्र होता है, किस प्लांट के पत्ते पर कितना रंध्र होता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। देखिए ये आपके एक रंध्र का फिगर है। रंध्र में क्या होता है, प्रत्येक रंध्र में एक छिद्र होता है, यानी कि हर स्टोमेटा में एक पोर होता है जिसे स्टोमेटल पोर कहते हैं, जिसे आपको ये दिख रहा है।
जो स्टोमेटल पोर है ये लिविंग होता है। ये चारों तरफ से एक हार्ड कवरिंग से घिरा होता है, बाह्य त्वची कोशिकाओं से घिरा होता है, जिसे हम गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिका कहते हैं। रक्षक कोशिका का जो बाहरी भित्ति होता है वो पतला होता है और जो अंदर का भित्ति होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, आपके गार्ड सेल इसमें इसके अंदर क्या है, गार्ड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि सभी चीज़ें क्या है पाई जाती है। ये चारों तरफ से फिर एक अलग प्रकार के बाह्य त्वची कोशिकाओं से ये क्या है घिरे होते हैं, जिसे हम सबसिडिनरी सेल्स या सहायक कोशिका के नाम से भी क्या है इनको हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। रंध्र हर प्लांट्स पे कितना रंध्र होता है, रंध्र की पोजीशंस क्या है देखते हैं, और क्या बचता है उसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।